यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। आज हम लोगों का कक्षा 12 फिजिक्स का चौथा वीडियो है ये। इसके पहले 3 वीडियो हम लोग देख चुके हैं। चौथे वीडियो में यहाँ पे हम लोग देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो ये 2 टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें 2 बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो पूछा जाए कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है, तो एक निकाय है, एक सिस्टम है जिसमें 2 बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एक तरफ यहाँ पे -q आवेश है और एक तरफ यहाँ पे +q आवेश है, जो दोनों बराबर हैं। यहाँ भी q है, यहाँ भी q है, लेकिन ये प्लस में है और ये माइनस में, विपरीत बिंदु आवेश हैं। और दोनों के बीच की दूरी 2l मान लेते हैं, जो मान लिया यहाँ पे बहुत अल्प दूरी है। तो इस सिस्टम को हम वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। यहाँ पे प्लस हो सकता है तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस है तो ये प्लस होगा। आगे पीछे इसमें लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, वैद्युत द्विध्रुव ही होगा। आगे हम देखते हैं किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P कहते हैं। यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो इनमें से किसी एक आवेश को ले लिया गया है यानी Q और इनके बीच की दूरी 2l है। तो Q और 2l का जो गुणा होगा 2QL, उसको हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। इसको हम स्मॉल p से डिनोट करते हैं। माना वैद्युत द्विध्रुव के आवेश -q और +q कूलाम के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2l मीटर पर स्थित हैं, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर q × 2l यानी 2QL होगा। तो कह सकते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होगा, 2QL होता है। और ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो हमारा है ये एक सदिश राशि है, क्योंकि आप जानते हैं राशियाँ मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं, एक सदिश और एक अदिश। सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिसमें हमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी बताना पड़े, और अदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिसमें हमें केवल परिमाण से काम चल जाता है, दिशा बताने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। तो यहाँ पे सदिश राशि है यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में हमें परिमाण भी बताना पड़ेगा और दिशा भी बताना पड़ता है, जैसे बल हुआ, विस्थापन हुआ, वेग हुआ, ये सारी सदिश राशियाँ होंगी। दूरी हुआ, चाल हुआ, कार्य हैं, ये सब अदिश राशि हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा वैद्युत द्विध्रुव अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। अगर इसका डायरेक्शन पूछा जाए किधर से किधर होगा, तो ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता है। इसका मात्रक कूलाम मीटर होता है, क्योंकि आप जानते हैं ये आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम, और ये 2l यानी दूरी है तो कूलाम मीटर हो जाएगा। तथा विमेय सूत्र इसका LT ये होगा। यहाँ पे विमेय सूत्र LT ये होगा। किस तरीके से प्राप्त होगा, यहाँ पे अगर आप इसको देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, चूँकि ये आवेश है तो आवेश Q बराबर IT होता है। I का हो जाएगा विमा आपका, यानी ये विद्युत धारा का A लिखा गया। उसके बाद में हम लोग देखेंगे यहाँ पे आपका दिया हुआ है समय, समय का T हो जाएगा और दूरी का L होगा, तो LTA। इसको किसी भी क्रम में ATL भी लिख सकते हैं या TLA भी लिख सकते हैं, तो LTA इसका विमेय सूत्र होगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। HCl हुआ, H2O हुआ, HBr हुआ, NH3CH4 हुआ यानी मेथेन हुआ, जैसे अनेक अणु वैद्युत द्विध्रुव होते हैं। क्योंकि इसमें HCl है तो आपका जो हाइड्रोजन होगा ये प्लस में होगा, और एक क्लोरीन जो होगा क्लोराइड, ये आपका आयन बनेगा, क्लोराइड आयन बनेगा जो माइनस में होगा। तो एक प्लस और एक माइनस होगा, तो इस तरीके से वैद्युत द्विध्रुव बनाएगा। इसी तरीके से आपका जल भी है, HBr भी है, NH3 है और CH4 भी है। तो अगर पूछे जाए वैद्युत द्विध्रुव के कुछ उदाहरण दीजिए, तो आप HCl, H2O, HBr, NH3, CH4 लिख सकते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। अगला है इसमें हमारा डेरिवेशन कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। तो आप जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मुख्य रूप से 2 स्थितियों में ज्ञात करते हैं, एक अक्षीय स्थिति और एक निरक्षीय स्थिति। आज हम लोग इस वीडियो में अक्षीय स्थिति के बारे में देखेंगे। तो अक्षीय स्थिति को अनुदैर्ध्य स्थिति भी कहा जाता है और निरक्षीय स्थिति को अनुप्रस्थ स्थिति कहते हैं। निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे और यहाँ पे देखेंगे अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति के बारे में। तो वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए,
तो उसके लिए हम एक डायग्राम यहाँ बना रखे हैं। इसमें हम समझ लेते हैं कि हमारा वैद्युत द्विध्रुव है, ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है। एक ए बी हमारा, ए बी इसका नाम लिख दिया मैंने, वैद्युत द्विध्रुव का नाम ए बी है, जिसमें एक सिरे पर माइनस क्यू आवेश है पहले, फिर प्लस क्यू आवेश है, दोनों के बीच की दूरी 2l है और ये इसका मध्यबिंदु है, यानी वैद्युत द्विध्रुव का मध्यबिंदु O है। O से A की दूरी l होगी और O से B की दूरी भी l होगी, यानी l और l 2l हो जाएगा। इसके मध्यबिंदु स्मॉल o से हम मध्यबिंदु जो वो है, इससे हम स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P ले लेते हैं, यानी यहाँ पे मध्यबिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि दूरी किस बिंदु से, यानी इस वाले आवेश से, माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी क्या होगी। तो आप जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी स्मॉल r है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी A से P की दूरी जो होगी वो पूरी दूरी हो जाएगी r प्लस l हो जाएगी, यहाँ पे हमने नोट कर रखा है। और दूसरा आवेश हमारा प्लस क्यू है, तो प्लस क्यू आवेश से इसकी दूरी कितनी होगी। तो यहाँ से आप जानते हैं कि O से P की दूरी r है और यहाँ से ये दूरी l है, तो l इसमें से माइनस कर देंगे, तो यहाँ से यानी बिंदु B से बिंदु P की दूरी r माइनस l होगी। इस तरीके से दूरी हो गया। अब हम अगला देखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी। तो हम यहाँ मान लेते हैं कि इस माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है और प्लस क्यू कूलॉम आवेश के कारण E2 है। डायरेक्शन की जहाँ तक बात है, डायरेक्शन हम कैसे पता करेंगे। तो हम बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश लेकर आते हैं, जो कि आप जानते हैं कि प्लस क्यू 0 होता है, यानी पॉजिटिव होता है, जिसका कोई मान नहीं होता है, लेकिन यहाँ Q0 लिखेंगे। अब इस आवेश को, यानी यहाँ पर प्लस है और यहाँ माइनस है, तो जाहिर सी बात है ये शक्तिशाली है और ये कमज़ोर है, तो ये अपनी ओर जो कि प्लस माइनस में है, ये माइनस में प्लस में, तो ये अपनी ओर खींचेगा, आकर्षित करेगा, तो ये वाला बिंदु इधर की ओर जाएगा, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 जो होगी वो P से A की दिशा में होगी। इस तरीके से E2 हमारा जो है प्लस क्यू कूलॉम आवेश के कारण है। तो यहाँ से देखिए हम बिंदु B पर प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ पे जो आवेश होगा वो कमज़ोर होगा और यहाँ पे शक्तिशाली आवेश होगा, तो प्रतिकर्षित करेगा। तो ये वाला जो आवेश है Q0 ये इधर की ओर भगेगा, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी B से P की ओर होगी या A से P की ओर मानी जाएगी, E2 की दिशा। चलिए हम आगे देखते हैं इसका डेरिवेशन किस तरीके से हमने किया है। तो इस चित्र को थोड़ा सा आप लोग अपने कॉपी में, नोट्स में इसको कर लेंगे। अब हम आगे देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB परावैद्युतांक K वाले माध्यम में रखा है। वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू और प्लस क्यू बिंदु आवेशों से मिलकर बना हुआ है। जो वैद्युत द्विध्रुव हमारा है वो माइनस क्यू और प्लस क्यू बिंदु आवेश से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी अल्प दूरी 2l है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। सब हम बात कर चुके हैं पहले ही। आगे देखेंगे, माना वैद्युत द्विध्रुव के आवेशों माइनस क्यू एवं प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रमशः E1 और E2 है। ये भी हम लोग बात कर चुके हैं अभी चित्र में। दूरी की भी बात कर चुके हैं। बिंदु P की आवेश माइनस क्यू से दूरी r प्लस l होगी और प्लस क्यू से दूरी r माइनस l होगी। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो आवेश आपका माइनस क्यू है, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर, क्योंकि आप जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं, प्राप्त कर चुके हैं, 1/4πε0 K Q/r² होता है। तो यहाँ पे दूरी r प्लस l होगी, तो r प्लस l का होल स्क्वायर, और इसकी दिशा क्या होगी, PA की दिशा में होगी। जैसा कि चित्र में आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो E1 की दिशा है, यहाँ पे जो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 की दिशा है वो क्या है, P से A की ओर है, यानी इधर से इधर की ओर है, तो PA की दिशा बताएंगे यहाँ पे P की दिशा में। इसी तरीके से प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4πε0 Q/r माइनस l, दूरी जो होगी r माइनस l होगी, क्योंकि आप चित्र में भी देख रहे हैं कि जो ये प्लस क्यू कूलॉम आवेश है, इससे इस P बिंदु की जो दूरी है वो r माइनस l है, तो Q/r माइनस l का होल स्क्वायर। इसकी दिशा किधर होगी, तो इसकी दिशा होगी B से P की ओर, यानी इस डायरेक्शन में E2 की दिशा होगी, तो BP की दिशा में। चूंकि E2 और E1 में अगर देखें तो E2 आपका बड़ा होगा और E1 छोटा होगा। क्यों बड़ा होगा, क्योंकि E2 का जो हर है वो आपका दिया हुआ है, E2 के हर में आपका r माइनस l का होल स्क्वायर है, यानी कि
मान जो है r माइनस एल छोटा है और r प्लस एल बड़ा है, तो हर अगर यहाँ पे छोटा है इसका मतलब उसका मान बड़ा हो जाएगा। तो E2 आपका बड़ा होगा, E1 छोटा होगा, तथा दोनों की दिशाएं विपरीत हैं। एक दिशा आपकी देखें यहाँ चित्र में, तो एक दिशा आपकी है P से A की ओर, यानी इधर से इधर की ओर, और एक दिशा है इधर से इधर की ओर। तो E1 और E2 की दिशा यहाँ देख रहे हैं आप चित्र में भी विपरीत हैं, और E2 का मान आपका ज़्यादा है और E1 का कम है। तो जो परिणामी तीव्रता होगी बिंदु P पर, जो बिंदु P है, यानी जो ये बिंदु P है, इस पर परिणामी तीव्रता क्या होगी, E2 में से हम E1 को माइनस कर देंगे। तो E बराबर हो गया E2 माइनस E1। E2 की जो वैल्यू थी 1/4πε0 के Q अपान R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 के Q अपान R प्लस एल का होल स्क्वायर। यहाँ देखें आप, तो Q आपका अंश में दिया हुआ है 4πε0 के दिया, तो Q अपान 4πε0 के को कॉमन करेंगे तो यहाँ 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर बनेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हर हमारा बराबर नहीं है, तो R प्लस एल का होल स्क्वायर होगा R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, और यहाँ पे माइनस दिया, तो इधर से जब गुणा करेंगे तो R माइनस एल का होल स्क्वायर बनेगा। फार्मूले के हिसाब से R माइनस एल का होल स्क्वायर होता है R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, लेकिन चूंकि माइनस दिया हुआ है तो चिन्ह सबके बदल जाएंगे, यानी जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा। तो R स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा, एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 2RL यानी 4RL बचेगा, जो मैंने यहाँ नोट कर रखा है। नीचे यहाँ देखिए R माइनस एल का होल स्क्वायर R प्लस एल का होल स्क्वायर जो दिया था, ये आपका गुणा हो जाएगा, क्योंकि इसका इससे गुणा, इसका हर अंश का, यहाँ पे इसका गुणा हो जाएगा, इसका हो जाएगा, और हर का गुणा हो जाता है, क्योंकि आप भिन्न जानते हैं जब भिन्न के हर बराबर नहीं होते तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इस तरीके से यहाँ पे R माइनस एल का होल स्क्वायर R प्लस एल का, चूँकि खाते यहाँ बराबर हैं तो हम इसको भी गुणा कर सकते हैं। R माइनस एल R प्लस एल जो हमारा होगा वो हो जाएगा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। पूरा हमने सेम लिख रखा है उसी तरीके से 1/4πε0 4RL जो दिया हुआ है हमारा एक Q के साथ में लिखेंगे, तो 2 को अलग कर लेंगे, 2QL यानी 2 दूनी 4QL और R आपका हो जाएगा, QLR दिया है तो QLR 2 दूनी 4, इसको हमने 2QL इसलिए लिखा क्योंकि ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला होता है R अपॉन इतना R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आगे हम देखते हैं इसमें कि आप जानते हैं कि जो L का मान है R की तुलना में बहुत छोटा है, अर्थात L इज़ वेरी वेरी लेस देन R। तो जब L स्क्वायर करेंगे यानी उसका वर्ग करेंगे तो L स्क्वायर का मान और भी छोटा हो जाएगा, तो हम R स्क्वायर की तुलना में इसको नगण्य मान लेते हैं। यानी यहाँ पे जो फार्मूले में L स्क्वायर दिया हुआ है इसको हम नगण्य मान लेंगे, छोड़ देंगे यहाँ पे, तो R स्क्वायर का होल स्क्वायर बनेगा, या मैंने नोट किया R स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि P बराबर 2QL है, तो यहाँ जो 2QL है उसकी जगह P लिख देंगे। R की घात 2 तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब एक घात ऊपर दिया है तो यहाँ कैंसिल होकर के 3 घात बचेगा। इस तरीके से आपका फार्मूला हो गया E बराबर 1/4πε0 के 2P अपान R³ न्यूटन प्रति कूलम, क्योंकि आप जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। अब अगर निर्वात अथवा वायु के लिए हो, यानी जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव है वो आपका निर्वात या वायु में रखा हो, तो वहाँ पे K का मान 1 होता है। अतः बिंदु P पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र हमारा बनेगा वो E बराबर 1/4πε0 2P अपान R³ न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा। वैद्युत क्षेत्र E की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होगी, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है यहाँ देखिए तो E2 हमारा ज़्यादा है, तो ऋण आवेश से धन आवेश की, धन आवेश है तो इधर से इधर की ओर होगी परिणामी जो मिलेगा, तो वैद्युत क्षेत्र E की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होगी।